मैं पैदा हुआ था बाराक किंगडम के एक छोटे से गांव में। मेरे माता पिता मुझे एक साधारण सा गेंदे का फूल सौंपकर इस दुनिया से चले गए। मुझे लगा था जब मैं 6 साल का होऊंगा तो मुझे विरासत में बस यही मामूली सा फूल मिलेगा जिसकी कोई ताकत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इसकी पंखुड़ियां खुलीं, यह बदल गया एक दिव्य और चमत्कारी फूल में। गांव से गुजरते हुए फ्लैंडर ने जब इस नन्हे से पौधे को देखा तो उनकी आंखों में इसे एक महान योद्धा बनाने की चमक आ गई। चश्मे वाले और पंखों से लैस ये महाशय जब हमारे गांव में उतरे तो यहाँ की ताजी हवा और खूबसूरत वादियों ने उनका मन मोह लिया। यह गांव बहुत छोटा था, जहां बमुश्किल 100 लोग रहते थे, लेकिन यहाँ की नदियां, झरने और चारों तरफ खिले अनोखे फूल इसे किसी जन्नत जैसा बनाते थे। फ्लैंडर एक ऊंचे झरने के पास खड़े होकर पूरे गांव को निहार रहे थे। यहाँ की हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और असाधारण बच्चे को अपने साथ जोड़ा था, और आज इस गांव में आकर उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत ही उन्हें यहाँ खींच लाई है। फ्लैंडर को आसमान से उतरते देख गांव वाले हैरान रह गए। उनके चेहरों पर सम्मान और थोड़ा डर साफ दिख रहा था। गांव के मुखिया ने झुककर उनका स्वागत किया और पूछा, हुजूर, हमारे इस छोटे से गांव में आपका कैसे आना हुआ? फ्लैंडर ने अपने चश्मे को ठीक किया और एक चतुर व्यापारी जैसी मुस्कान के साथ कहा, मैं सुओटुआ सिटी के स्पिरिट हॉल से आया हूं। यहां से गुजरते हुए मैंने सोचा कि क्यों न यहां के 6 साल के बच्चों की शक्तियों को जगाया जाए। यह सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे और तुरंत बच्चों को बुलाने दौड़ पड़े। गांव का वह स्पिरिट हॉल असल में एक मामूली सी घासफूस की झोपड़ी थी, जिसके अंदर एक पुरानी मेज और एक जादुई क्रिस्टल बॉल रखी थी। हालांकि वहां की हालत बहुत साधारण थी, पर फ्लैंडर ने ऐसी कई जगह देखी थी, इसलिए उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। जल्द ही 6 बच्चे कतार में खड़े हो गए। पहला बच्चा आगे आया, लेकिन उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। दूसरा बच्चा आया तो उसकी शक्ति थोड़ी बेहतर थी। तीसरा बच्चा आया जिसके पास पौधों को नियंत्रित करने की शक्ति थी, जो किसी अमीर घराने में माली बनने के लिए तो ठीक थी, पर योद्धा के लिए नहीं। एक एक करके बच्चों को आजमाने के बाद फ्लैंडर की उम्मीदें टूटने लगीं। उन्हें लगा कि शायद इस बार उनका दाव खाली जाएगा। पहले के सारे बच्चे बहुत ही साधारण निकले और फ्लैंडर का सब्र अब जवाब दे रहा था। लेकिन जब आखिरी बच्चे की बारी आई और वह जादुई चक्र के सामने खड़ा हुआ, तो फ्लैंडर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बच्चे का चेहरा ही कुछ ऐसा था जो भीड़ में भी सबसे अलग और जादुई दिखाई देता था। फ्लैंडर ने उसे अपने पास बुलाया। आओ बच्चे, आगे बढ़ो। बच्चे ने हिम्मत जुटाई और जादुई दायरे में कदम रख दिया। एक सुनहरी रोशनी उसके हाथों में समा गई और देखते ही देखते उसके हाथ में एक बड़ा और चमकदार पीला फूल खिल उठा। उसकी पंखुड़ियां एक बाज के पंजों की तरह मजबूत थीं और उसमें से एक अनोखी खुशबू आ रही थी। फ्लैंडर ने ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक साधारण सा फूल है। उनकी उम्मीदें एक बार फिर आधी रह गईं। उन्हें लगा कि सिर्फ खूबसूरत दिखने से कोई मजबूत योद्धा नहीं बन जाता। लेकिन तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। उस फूल में से एक अजीब और बेहद शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी, जो सीधे फ्लैंडर की खुद की शक्तियों को खींचने लगी। फ्लैंडर का चेहरा एकदम से बदल गया और वो हैरान होने के साथ साथ बेहद उत्साहित हो गए। वो मामूली सा दिखने वाला फूल पलक झपकते ही बड़ा होने लगा और उसकी पीली पंखुड़ियां जादुई बैंगनी रंग में बदलने लगीं। आखिरकार वह एक विशाल और बेहद खूबसूरत सुनहरे बैंगनी फूल के रूप में सामने आया। उस फूल में से कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन उसकी मजबूती और चमक किसी जीवित तजाने जैसी लग रही थी। फ्लैंडर उसे बिना पलक झपकाए देख रहे थे, जैसे उन्होंने इस दिव्य फूल के बारे में पहले कहीं पढ़ा या सुना हो। उन्होंने अपनी उत्सुकता को दबाते हुए पूछा, बच्चे, तुम्हारी इस शक्ति का नाम क्या है? बच्चे ने अपने हाथ में खिले उस अनोखे फूल को देखा और मासूमियत से कहा, मुझे भी नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे यह फूल कुछ और ही बन गया है। फ्लैंडर ने मुस्कुराते हुए क्रिस्टल बॉल को उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, चलो पहले तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा की जांच करते हैं। मुझे यकीन है कि यह कोई मामूली बदलाव नहीं है। जैसे ही बच्चे ने उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा, वह बॉल नीली और तेज रोशनी से पूरी तरह जगमगा उठी। यह देखकर फ्लैंडर वहीं जड़ हो गए और उनका चश्मा नाक से नीचे खिसक गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा अद्भुत हुनर पहले कभी नहीं देखा था। यह शक्ति वैसी नहीं थी जो उन्होंने कुछ दिन पहले देखी थी। यह उससे कहीं ज्यादा महान और सर्वोच्च स्तर की थी। फ्लैंडर समझ गए कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि किस्मत बदलने वाला एक अनमोल हीरा है। अब उस कमरे में सिर्फ वो दोनों ही बचे थे।
फ्लैंडर ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई ताकत का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उनके पीछे एक विशाल और चमकीला उल्लू प्रकट हुआ और उनके पैरों के पास एक के बाद एक कई रंगीन जादुई चक्र घूमने लगे। कमरे का माहौल एकदम से भारी और शक्तिशाली हो गया। फ्लैंडर ने गर्व से कहा, बच्चे, तुम बहुत कमाल हो। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? उन्हें लगा कि गांव का एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी शक्ति देखकर तुरंत घुटने टेक देगा, लेकिन बच्चे ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं बनना। यह सुनकर फ्लैंडर की मुस्कान गायब हो गई। उन्हें लगा कि शायद बच्चे को उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से उसे जादू और शक्तियों के अलग अलग स्तरों के बारे में समझाना शुरू किया। उन्होंने अपनी महान गाथाएं सुनाई और यह भी बताया कि वो कितने ऊंचे स्तर के योद्धा है। बच्चे ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन कुछ सोचने लगा। वह जानता था कि भले ही ये महाशय थोड़े कड़क और अजीब है, लेकिन अपने वादे के पक्के है। बच्चे ने उनकी तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, अगर आप इतने बड़े योद्धा हैं, तो आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे न? क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? यह सुनते ही फ्लैंडर का चेहरा उतर गया। बच्चे ने सीधे उनकी सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया था। उन्होंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, देखो, अभी तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ स्कूल बनाने में लगा दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बच्चे ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मुझे बताइए कि मेरी इस शक्ति के लिए हमें किस तरह की ऊर्जा की जरूरत होगी। फ्लैंडर ने फूल को देखा, क्योंकि ऐसा दिव्य पौधा उन्होंने भी पहली बार देखा था। उन्होंने कहा, हमें इसके लिए सही चीजें ढूंढनी होंगी। आखिरकार बच्चे ने हामी भर दी, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। फ्लैंडर मुस्कुराने ही वाले थे कि बच्चे ने तुरंत अपनी शर्त रख दी कि वह सिर्फ साथ चल रहा है, अभी शिष्य नहीं बना है। फ्लैंडर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चे ने कहा, मैं गांव का लड़का हूं, बाहर की दुनिया नहीं जानता। गुरु चुनने से पहले मुझे देखना होगा कि आप कितने दमदार हैं। फ्लैंडर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई सीधा साधा बच्चा नहीं, बल्कि एक चतुर लोमड़ी है। जब वे झोपड़ी से बाहर आए, तो गांव वाले बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर उत्सुकता से पूछा, छोटे फान, तुमने कौन सी शक्ति जगाई है? बच्चे ने अपने हाथ में उस विशाल और सुनहरे फूल को प्रकट किया और कहा, मुझे भी ठीक से नहीं पता। पहले यह एक मामूली फूल था, पर फिर यह ऐसा हो गया। अनोखे फूल की खूबसूरती देखकर गांव वाले दंग रह गए। ऐसा सुंदर फूल पूरे गांव में कभी किसी ने नहीं देखा था। मुखिया ने चश्मा लगाकर उस फूल को बहुत ध्यान से देखा, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो। तभी उन्होंने गांव की एक बेहद पुरानी और रहस्यमय किताबों की फाइल मंगवाई और उसके पन्ने पलटने लगे। पन्ने पलटते हुए आखिरकार वे एक जगह रुक गए और उनके हाथ कांपने लगे। मिल गया! यह तो कहानियों में सुना जाने वाला अमर और दिव्य फूल है। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। बच्चे ने अपने हाथ के फूल को देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि यह वही फूल है जिसकी ताकत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्लैंडर की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। उन्हें याद आ गया कि यह फूल कितना अनमोल और शक्तिशाली है। मुखिया ने उस जादुई किताब को बच्चे के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने कहा, हमारे गांव का एक नियम है, जिसके पास सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली फूल होगा, वही इस गांव का नया मुखिया बनेगा। आज से तुम हमारे गांव के लीडर हो। बच्चा यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। लेकिन दादाजी, मैं तो सिर्फ 6 साल का हूं, मैं गांव कैसे संभालूंगा? और मुझे तो स्कूल भी जाना है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, बस अपना नाम दे दो, वही काशी है। इसके बाद उन्होंने बच्चे को एक जादुई अंगूठी भेंट की, जो एक कीमती खजाना रखने के काम आती थी। उस अंगूठी की चमक देखकर फ्लैंडर की आंखें भी चौंधिया गईं। बच्चा उस अनमोल तोहफे को ठुकरा नहीं सका और उसने उसे आदर से स्वीकार कर लिया। वह समझ गया था कि अब उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल चुकी है। उसने किताब और अंगूठी को अपने पास रख लिया। उसने जाने की तैयारी बहुत जल्दी कर ली। उसके पास बस कुछ कपड़े और माता पिता का दिया हुआ वही गेंदे का फूल था। वह फूल ही उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी, जिसे वह हर हाल में अपने साथ रखना चाहता था। चलते समय फ्लैंडर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और आसमान की तरफ उड़ चले। हवाएं उनके पास से तेजी से गुजर रही थीं।
बच्चे ने पीछे मुड़कर अपने छोटे होते हुए गांव को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा सा दुहक था, पर नए ससर को लेकर ढेर सारा उत्साह भी था। वह जानता था कि इस चमत्कारी फूल के जागने के बाद से उसकी एक नई और महान जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। उसके जाने के बाद गांव वाले मुखिया के पास जमा हो गए और पूछने लगे कि ऐसा नियम पहले कब था। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग दूर की नहीं सोचते। छोटा फान आगे चलकर एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अगर हम आज उसकी मदद करेंगे तो वह कभी हमारे गांव को नहीं भूलेगा। मानना पड़ेगा, गांव के मुखिया की सोच सचमुच बहुत दूरदर्शी थी। जब वे आखिरकार श्रेक एकेडमी के दरवाजे पर पहुंचे तो बच्चा उस टूटे फूटे और पुराने लकड़ी के गेट को देखकर हैरान रह गया। उसने ऊपर लगे उस हिलते हुए बोर्ड को देखा और कुछ सेकंड चुप रहने के बाद फ्लैंडर से पूछा, क्या सचमुच यही आपका वो महान स्कूल है? फ्लैंडर बिना किसी झिझक के बड़े गर्व से बोले, बाहरी दिखावे पर मत जाओ बच्चे, यह सब हमारे छात्रों को मजबूत और मेहनती बनाने के लिए है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पूछा, तो फिर यहां से पास होने की शर्त क्या है? फ्लैंडर ने बात को टालने के लिए थोड़ा सा खासा। शर्त की बात को पीछे छोड़ते हुए वे सीधे स्कूल के डाइनिंग हॉल के अंदर चले गए। वहां बच्चे की मुलाकात स्कूल के अन्य महान शिक्षकों से हुई, जो दिखने में भले ही साधारण थे पर बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। वहां के हर एक उस्ताद के पास ऐसी जादुई ताकत थी जो बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटा सकती थी। भले ही यह स्कूल बाहर से गरीब दिख रहा था, लेकिन यहाँ के गुरुओं की ताकत किसी भी बड़े स्कूल को टक्कर दे सकती थी। तभी फ्लैंडर ने वहां दो और बच्चों को बुलाया। एक लाल बालों वाला लड़का था जिसका नाम मा होंगचुन था, जिसके पास आग की शक्ति थी, और दूसरा सफेद बालों वाला लड़का था जिसका नाम ऑस्कर था, जो खाने की चीजों से जादू करने में माहिर था। अब बच्चे की बारी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ में उस दिव्य सुनहरे फूल को प्रकट किया। उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम लू फान है। यह देखते ही वहां मौजूद सभी गुरुओं के होश उड़ गए। बाकी बच्चे अभी छोटे थे और इस फूल की असली ताकत नहीं जानते थे, लेकिन अनुभवी गुरु तुरंत समझ गए कि यह लड़का कोई साधारण छात्र नहीं है। यह शक्ति साक्षात गॉड लेवल की थी, जिसे देखकर सभी उस्ताद बेहद प्रभावित और हैरान थे। सबकी आंखों में बच्चे के लिए सम्मान और उत्सुकता साफ देखी जा सकती थी। यहां तक कि एक उस्ताद ने तो फ्लैंडर से उसे अपना शिष्य बनाने की जिद भी शुरू कर दी। फ्लैंडर ने मुस्कुराते हुए गर्व से अपना चश्मा ठीक किया और कहा, अब भूल जाओ, यह बच्चा पहले ही मुझे अपना गुरु चुन चुका है। बच्चा चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसने फ्लैंडर की बात का विरोध नहीं किया क्योंकि आखिरकार वही उसे यहां तक लेकर आए थे। इस छोटी सी मुलाकात के बाद फ्लैंडर ने फैसला किया कि वे तुरंत बच्चे को उसकी पहली जादुई शक्ति दिलाने के लिए एक महान और घने जंगल की ओर ले जाएंगे। रास्ते में फ्लैंडर ने एक बग्घी किराए पर ली, जो बाकी छात्रों के मुकाबले इस बच्चे के लिए एक बेहद खास और आरामदायक वीआईपी ट्रीटमेंट था। साफ था कि फ्लैंडर इस होनहार बच्चे को हर हाल में अपने स्कूल से जोड़कर रखना चाहते थे, इसलिए वे उस पर पूरा ध्यान दे रहे थे। बग्घी में बैठे हुए बच्चा अपनी जादुई किताब के पन्ने पलट रहा था और अपनी शक्ति को और मजबूत करने के तरीके सोच रहा था। वह समझ गया था कि उसका यह फूल कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि यह उसे दुनिया का सबसे मजबूत रक्षात्मक कवच दे सकता है। उसने फैसला किया कि वह हमले के बजाय अपनी रक्षात्मक शक्ति, डिफेंस, को बढ़ाएगा, ताकि कोई भी दुश्मन उसका बाल भी बांका न कर सके। वह जानता था कि एक बार रक्षा मजबूत हो जाए तो हमले की ताकत को बाद में भी बढ़ाया जा सकता है। जब वे उस विशाल और रहस्यमयी जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंचे तो बच्चे ने किताब में से कुछ खास पौधों को चुना जो उसकी शक्ति को बढ़ा सकते थे। फ्लैंडर ने बच्चे की शारीरिक क्षमता की जांच की और कहा, तुम्हारी मजबूती को देखते हुए तुम्हें एक बेहद खास और प्राचीन जादुई पौधे की ऊर्जा की जरूरत होगी। वे दोनों करीब 2 घंटे तक उस रहस्यमयी जंगल के अंदर चलते रहे, जहां चारों तरफ अजीबोगरीब और जादुई कांटेदार पौधे उगे हुए थे। तभी उनकी नजर नीले और बैंगनी रंग के बेहद मजबूत कांटेदार झाड़ियों पर पड़ी, जो सूरज की रोशनी में लोहे की तरह चमक रही थीं। उनमें से एक पौधा करीब 4 मीटर ऊंचा था, जो बच्चे की शक्ति के लिए बिल्कुल सही और उपयुक्त था। फ्लैंडर ने तुरंत अपने जादुई पंख फैलाए और एक तेज वार से उस विशाल कांटेदार पौधे को जड़ से उखाड़कर बच्चे के सामने ला गिराया। उन्होंने बच्चे को एक छोटा जादुई चाकू दिया। बच्चे ने एक गहरी सांस ली और उस पौधे पर वार कर दिया। तभी उस पौधे में से एक चमकदार सुनहरा जादुई चक्र हवा में तैरने लगा। फ्लैंडर की देखरेख में बच्चा जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया
और उस जादुई चक्र की ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगा। शुरुआत में उस प्रचंड ऊर्जा के शरीर में समाते ही उसे थोड़ा दर्द हुआ, पर उसने खुद को संभाल लिया। बच्चे के फूल की खुद की क्वालिटी इतनी ऊंची थी कि उसने उस कांटेदार पौधे की ऊर्जा को आसानी से अपने वश में कर लिया। कुछ ही देर में जब बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ चुकी थी और उसका चेहरा और भी तेजस्वी लग रहा था। उसके बाल पूरी तरह सुनहरे हो चुके थे और उसमें हल्का सा बैंगनी रंग झलक रहा था, जो बिल्कुल उसके जादुई फूल जैसा था। फ्लैंडर ने आगे बढ़कर पूछा, कैसा महसूस हो रहा है बच्चे? बच्चे ने अपनी मुट्ठी भींची और मुस्कुराते हुए कहा, अद्भुत। मेरी जादुई ताकत अब एक नए और ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। फ्लैंडर बेहद जुश हुए और बोले, चलो अपनी इस नई शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाओ। बच्चे ने अपने हाथ में उस सुनहरे फूल को जगाया और उसके पैरों के पास एक चमकदार सुनहरा जादुई चक्र घूमने लगा। उसने अपनी पहली रक्षात्मक तकनीक का आह्वान किया, दिव्य ढाल। देखते ही देखते उसके हाथ से बैंगनी और सुनहरी पंखुड़ियां हवा में बिखरने लगीं और उन्होंने बच्चे को पूरी तरह से घेर लिया। उन सैकड़ों पंखुड़ियों ने मिलकर उसके चारों तरफ एक बेहद खूबसूरत और अटूट जादुई सुरक्षा कवच, शील्ड, बना दिया। बच्चे ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह कवच मेरी पूरी रक्षा करेगा। जब तक मैं जमीन से जुड़ा रहूंगा, यह ढाल अपने आप प्रकृति से ऊर्जा खींचती रहेगी और मुझे कभी थकने नहीं देगी। यह सुनकर फ्लैंडर पूरी तरह दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह तकनीक सामने वाले को थका कर हराने के लिए सबसे बेहतरीन है। वे खुशी के मारे जोर से हंसने लगे और उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उसे थपथपाया। वे बोले, वाकई तुम मेरे स्कूल के सबसे अनोखे और जादुई छात्र हो। बच्चे ने मुस्कुराकर उन्हें देखा, क्योंकि आखिरकार फ्लैंडर ने उसकी शक्ति को पाने में उसकी पूरी मदद की थी। तभी फ्लैंडर ने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया, चलो अब तो तुम्हें मुझे अपना गुरु मान ही लेना चाहिए। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु मानने की एक रस्म होती है। आप मुझे क्या गुरु दक्षिणा या तोहफा देंगे? फ्लैंडर की बोलती एक बार फिर बंद हो गई। तब बच्चे ने खुद ही बात संभालते हुए कहा, चलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, XX। उसने कहा, बस आप मेरे लिए फूलों के कुछ हजार जादुई बीज ला दीजिए और मुझे स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर फूल उगाने की इजाजत दे दीजिए, जहां कोई मुझे परेशान न करे। इतनी आसान शर्त सुनकर फ्लैंडर ने तुरंत हामी भर दी और हाथ मिलाकर वादा किया। बच्चे ने पूरी श्रद्धा के साथ झुककर उन्हें प्रणाम किया, शिष्य लू फान का अपने गुरु को प्रणाम। फ्लैंडर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत बच्चे को स्कूल की तरफ से मिलने वाली खास सुविधाओं के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी इस महान प्रतिभा को देखते हुए तुम्हारे पूरे साल की स्कूल की फीस बिल्कुल माफ की जाती है। बच्चा चुपचाप मुस्कुराता रहा, क्योंकि वह जानता था कि स्कूल की हालत वैसे भी इतनी जराब है कि वह फीस वैसे भी कौन ही देता। वापसी के रास्ते पर फ्लैंडर ने बच्चे को समझाया कि वह अपनी इस महान शक्ति को अभी दुनिया के सामने न लाए, क्योंकि कई दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने सलाह दी कि वह अभी अपनी शक्ति को गुप्त रखे और सही समय आने पर ही इसे सबके सामने लाए। बच्चे ने उनकी बात मान ली और मुस्कुराते हुए अपनी इस जादुई यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। वो जेठ दिल में इस कंजूस मास्टर के लिए इज्जत और बढ़ गई। इसके बाद फ्लैन मुझे नया नाम देना चाहते थे। उन्हें लगता है कि जू डोलू को यू गुआन कहना और मुझे लू फैन कहना ठीक नहीं बैठता। इससे अच्छा है कि नाम बदलकर लू गुआन कर दिया जाए। मेरे होंठ थोड़े कांपे। ये नाम तो पूरे 10 में से 10 नंबर का है। मैं इसे 0.5 नंबर देता हूं। ये बुरा नहीं है, बस सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। एकेडमी वापस आने के बाद ऑस्कर और मा होंगजू ने तुरंत मुझे घेर लिया। मैंने भी कुछ छुपाया नहीं और सीधे अपनी पहली सोल स्किल दिखाई। ऑस्कर की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे लगा कि अटैक सिस्टम में मा होंगजुन, फांग्यू प्रणाली में मैं और फूड सिस्टम में वो, हम तीनों तो जैसे एक परफेक्ट टीम है। उसने जानबूझकर अपनी आवाज बदलते हुए मुझे गले लगा लिया। फैन भाई, भविष्य में आपको मुझ जैसे सपोर्टर की रक्षा करनी होगी। मैं हंस पड़ा, तय रहा। भविष्य में जब भी मुकाबला होगा, तुम मेरे पीछे रहना और बस बड़े बड़े सॉसेज बनाते रहना। मां होंगजुन ने जब हम दोनों को इतना करीब देखा, तो वो तुरंत चिढ़ गया। वो भी चाहता था कि ऑस्कर उसे जुन भाई कहे। ऑस्कर ने उसे घूर कर देखा। मोटे, तुम अभी भी हम तीनों में सबसे कमजोर हो।
पहले अपनी पहली सोल रिंग ले आओ, फिर बात करेंगे। सच कभी कभी तलवार से भी ज्यादा चुभता है। मां होंगजुन का चेहरा तुरंत उतर गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मोटे, अच्छे से अभ्यास करो। मुझसे आगे निकल पाओ या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ऑस्कर से आगे निकलना पक्का है। फूड सिस्टम के सोल मास्टर्स वैसे भी धीमी प्रोग्रेस के लिए जाने जाते हैं। मां होंगजुन का हौसला तुरंत वापस आ गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। ऑस्कर के पैर कांपने लगे और वो घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने मौके का फायदा उठाकर अपनी सोल एबिलिटी से कुछ फूलों की पंखुड़ियां बिखेर दी और धीरे से गुनगुनाने लगा। बर्फबारी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। इस ड्रामे का पूरा असर देखने को मिला। एकेडमी में शामिल होने के बाद श्रेक की जिंदगी जल्द ही पटरी पर आ गई। सुबह कल्चरल क्लास, दोपहर में फिजिकल ट्रेनिंग और रात में मेडिटेशन। भले ही टीचर्स थ्योरी के मास्टर नहीं थे, लेकिन उनका सोल एम्परर लेवल का तजुर्बा हम जैसे बच्चों को सिखाने के लिए काफी था। मैंने भी पीछे के पहाड़ों में फूलों के खेत पर काम करना शुरू कर दिया। फ्लैन ने मेरे लिए गुलदाउदी के 4000 बीज खरीदे। मैंने ऑस्कर को मदद के लिए बुला लिया, 5 बीजों के बदले 1 कॉपर सोल कॉइन। ऑस्कर ने जब सुना कि इससे कमाई होगी, तो उसने तुरंत हाँ कह दी। पीछे के पहाड़ की जमीन को खोदना, घास हटाना और बीज बोना, सिर्फ हम दोनों के भरोसे इसमें बहुत वक्त लगता। इसलिए मैं पास के गांव में गया और लोगों को काम पर रखा। हर व्यक्ति को 1 सिल्वर सोल कॉइन। शर्त थी कि 3 दिन के अंदर जमीन खोदकर, घास हटाकर 1 एकड़ में बुआई पूरी करनी होगी। पैसों की बात सुनकर ग्रामीण काम के लिए आपस में ही भिड़ने लगे। आखिर में मैंने खेती का 20 साल का तजुर्बा रखने वाले 2 बुजुर्गों को चुना। प्रोफेशनल्स के आने से काम की रफ्तार बहुत तेज हो गई। 1 एकड़ में बुआई पूरी होने के बाद मैंने उनसे पास की 9 एकड़ जमीन और तैयार करने को कहा। मैं एक ही बार में 10 एकड़ का फूलों का खेत बनाना चाहता था। जब फ्लैन ने सुना कि मुझे 36,000 गुलदाउदी के बीज चाहिए, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तुरंत रोना शुरू कर दिया। डीन, मैं जन्मजात फुल सोल पावर वाला जीनियस हूं। आपके साथ श्रेक आया, खाना साधारण है, रहना भी मामूली है। मैंने कभी शिकायत नहीं की। अब मैं बस अपने अभ्यास के लिए थोड़ा माहौल तैयार करना चाहता हूं। क्या आप इतने से रिसोर्स भी नहीं दे सकते? फ्लैन मेरी बातों में आ गए और मजबूरन बीजों के लिए गांव की तरफ भागे। बेशक, पैसे मैंने खुद अपनी जेब से दिए। 3 महीने बाद 10 एकड़ के खेत में फूल खिलने के लिए तैयार थे। हालांकि वे पूरी तरह नहीं खिले थे, फिर भी मैं महसूस कर सकता था कि मेरे अभ्यास की रफ्तार 20% बढ़ गई है। ये कस्टमाइज्ड अभ्यास का माहौल सचमुच कमाल का है। बाकी लोग एकेडमी के रिसोर्सेज पर निर्भर है, जबकि मैं खुद खेती करके अपना रास्ता बना रहा हूं। इसे चीटिंग नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत से अमीर बनना कहते हैं। कुछ ही समय बाद मां होंगजुन ने भी 10वां लेवल पार कर लिया। फ्लैन बहुत खुश थे और खुद उसे सोल हंटिंग के लिए ले गए। साथ ही उन्होंने मुझे और ऑस्कर को 1 दिन की छुट्टी दे दी। अचानक छुट्टी मिलने से हम दोनों थोड़े असहज हो गए। ऑस्कर मेरे पास आया। फैन भाई, हम क्या करें? मेरी आंखें चमक उठीं। चलो सोटो सिटी के ग्रेट सोल एरीना चलते हैं। ऑस्कर हैरान रह गया। हमारी इस ताकत के साथ हम किससे जीत पाएंगे? मैं हंसा। जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए तो मौका है। मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं, तुम विरोधी की जीत पर दाव लगाना। अगर मैं हार भी गया, तो भी हम कुछ पैसे कमा लेंगे। ऑस्कर पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे ये आइडिया लॉजिकल लगा। आखिरकार मैं सिर्फ 12 से 13 लेवल का था। बड़ी उम्र और ज्यादा सोल पावर वाले सोल मास्टर्स को हराना मुश्किल था। हमने झाओ वूजी को जानकारी दी और सीधे सोटो सिटी के ग्रेट सोल एरीना की तरफ निकल पड़े। लेकिन एंट्री करते ही हमें एक झटका लगा। रजिस्ट्रेशन फीस 10 गोल्ड सोल कॉइन्स थी। मेरे पास सिर्फ 8 थे। ऑस्कर ने समझदारी दिखाते हुए मुझे 2 कॉइन्स उधार दिए। हम कंगाली के कगार पर पहुंच चुके थे। थोड़ी सी भी चूक होती तो खाने के पैसे भी नहीं बचते। मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त थोड़ी चालाकी की और अपनी सोल एबिलिटी में केवल वेरिएंट पर्पल क्राइसेंथेमम दर्ज कराया। लेकिन जब ऑस्कर दाव लगाने वाले हिस्से में गया, तो पता चला कि सब एरीना में दाव नहीं लगाया जा सकता। ये सुविधा सिर्फ मेन एरीना में है। हमारा अमीर बनने का प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। अब मेरे पास रिंग में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरा विरोधी चेन फेंग था, जिसकी सोल क्लिवर नाइफ थी और उसके पास सिर्फ एक 10 साल की सोल रिंग थी।
दर्शकों ने जब मुझ जैसे 1.4 मीटर के बच्चे को देखा तो वे हंसने लगे। बच्चे, घर जाओ और दूध पियो। चेन फेंग भी रिलैक्स हो गया और अपनी बड़ी तलवार कंधे पर रखकर हंसते हुए बोला, छोटे भाई, सीधे हार मान लो ताकि भाई की तलवार से तुम्हें चोट न लगे। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे अपनी अजीब गुलदाउदी को समन किया। जैसे ही पीले रंग की 100 साल वाली सोल रिंग प्रकट हुई, दर्शकों की हंसी तुरंत बंद हो गई। 100 साल की पहली रिंग देखकर सामने वाले का रंग उड़ गया। मुकाबला शुरू हुआ। चेन फेंग तलवार लेकर आगे बढ़ा। मेरी सोल रिंग चमकी और फूलों के कवच ने मुझे पूरी तरह ढक लिया। उसकी तलवार कवच से टकराई पर उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। मैंने मौका देखकर उसके पेट पर एक घूंसा जड़ा, लेकिन मेरी उम्र कम होने के कारण ताकत सीमित थी, जिससे वो सिर्फ एक कदम पीछे हटा। चेन फेंग का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसकी सफेद सोल रिंग चमकी, तलवार का आकार बढ़ गया और वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। उसे लगा कि मेरे घूंसे में दम नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके पेट के पास पहुंचा, मेरी उंगली की स्टोरेज रिंग चमकी और एक छोटी तलवार मेरे हाथ में आ गई। चेन फेंग अपनी ही गति के कारण एक कदम आगे बढ़ गया और तलवार की नोक उसके पेट में कुछ सेंटीमीटर अंदर घुस गई। उसकी तलवार मेरा डिफेंस नहीं तोड़ पाई, जबकि मेरी तलवार उसके नाजुक हिस्से पर थी। जीत हार का फैसला तुरंत हो गया। चेन फेंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हार गया। मुझे अपनी पहली जीत मिली और साथ ही इनाम के रूप में 10 गोल्ड सोल कॉइन्स वापस मिल गए। जब मैं बाहर आया तो ऑस्कर सीढ़ियों पर बैठा आखिरी गोल्ड कॉइन देखकर उदास था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। यहां बैठकर क्या सोच रहे हो? ऑस्कर ने मायूसी से कहा, फैन भाई, हम दाव नहीं लगा पाए, हमारा नुकसान हो गया। मैंने उसके 2 गोल्ड कॉइन्स वापस किए और अपनी पैसों की थैली हिलाते हुए कहा, मेरा विरोधी बहुत कमजोर था, मैंने उसे आसानी से हरा दिया। आज भाई की पहली जीत है। ऑस्कर तुरंत उछल पड़ा, फैन भाई जिंदाबाद। इस बात पर तो पार्टी बनती है। फिर हम दोनों एक साधारण रेस्तरां में गए और 3 सब्जियां और एक सूप आदेश दिया। भले ही श्रेक में फूड सिस्टम के सोल एम्परर खाना बनाते हैं, लेकिन अच्छे इंग्रेडिएंट्स के बिना सब बेकार है। पिछले 3 महीनों में यह हमारा सबसे अच्छा खाना था। वापस लौटते हुए मैं शांत हुआ। इस बार की जीत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि विरोधी की सोल रिंग कमजोर थी और मैंने स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करके चौंका दिया। अगली बार जब लोग सावधान रहेंगे तो डिफेंसिव सिस्टम के कारण मेरी अटैक पावर की कमी सामने आ जाएगी। इसलिए मैंने तय किया कि 15वें लेवल से पहले मैं दोबारा मुकाबला नहीं लड़ूंगा। 2 दिन बाद फ्लैंड मा होंगजुन को लेकर वापस आ गए। मोटा आते ही हवा में उड़ने लगा और मुझसे मुकाबला करना चाहता था। मैंने सीधे मना कर दिया, तुम फायर एट्रीब्यूट के हो, तुम्हारा मुझ पर सीधा एडवांटेज है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगली सुबह क्लास में फ्लैन ने ऑस्कर को दौड़ने के लिए भेज दिया और मुझे मा होंगजुन के साथ रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस करने को कहा। मैं हैरान रह गया, डीन, वो फायर एट्रीब्यूट का है, मैं कैसे लड़ूं? फ्लैन ने मुझे घूर कर देखा, परसों तो तुम अकेले ही सोल एरिना चले गए थे, मैं यहां देख रहा हूं, कोई गंभीर चोट नहीं लगेगी, शुरू करो। मां होंगजुन ने घमंड से हंसते हुए कहा, माफ करना फैन भाई, आज के बाद तुम्हें मुझे जुन भाई कहना होगा। उसकी सोल एक्टिवेट हुई और उसके पीछे एविल फायर फीनिक्स प्रकट हुआ। उसकी पीली सोल रिंग चमक उठी। मैंने भी अपनी सोल एक्टिवेट की और मुस्कुराते हुए कहा, मोटे, मैच शुरू होने से पहले ही जीत का जश्न मनाना अच्छी आदत नहीं है। मां होंगजुन ने सिर खुजलाते हुए पूछा, जश्न का क्या मतलब? मैंने कहा, जीतने के बाद बताऊंगा। मुझे डर था कि वो दूर से हमला करेगा, इसलिए मैं सीधे उसकी तरफ बढ़ा। मां होंगजुन की सोल रिंग चमकी और उसने अपनी पहली स्किल फीनिक्स फायरलाइन का इस्तेमाल किया। मैं बचते हुए आगे बढ़ा और अपने कवच के भरोसे सीधे हमले को झेलते हुए दूरी कम करने लगा। लेकिन फायर एट्रीब्यूट वाकई पौधों पर भारी पड़ता है। फूलों की पंखुड़ियां आग की चपेट में आते ही जलने लगी। मुझे जले हुए हिस्सों को हटाकर नए फूलों से उसकी भरपाई करनी पड़ी। सीधे हमला काम नहीं आया तो मैंने रणनीति बदली। मेरे कवच को बनाए रखने में बहुत कम सोल पावर लगती थी, जबकि मां होंगजुन की फायरलाइन बहुत ज्यादा एनर्जी खींच रही थी। वो जितना आक्रामक हो रहा था, उसकी सोल पावर उतनी ही तेजी से खत्म हो रही थी। मैंने दूरी बनाई। एक तरफ मैं आग से बच रहा था और दूसरी तरफ छोटे छोटे पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार रहा था। पत्थर छोटे थे, चोट गहरी नहीं थी, पर दर्द दे रहे थे।
माँ होंगजुन गुस्से से उछल पड़ा। फैन भाई, तुम चीटिंग कर रहे हो, मैंने शांति से कहा। इसे बुद्धिमानी कहते हैं। लगभग 10 बार लगातार आग उगलने के बाद माँ होंगजुन की सोल पावर खत्म हो गई, यहां तक कि उसकी सोल फॉर्म भी बिखरने लगी। मैं आराम से उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, मोटे, अभी बहुत मजा आ रहा था ना? अब मेरी बारी है। माँ होंगजुन पीछे हटने लगा। फैन भाई, हम तो पक्के भाई हैं ना? तुम हमारी परफेक्ट टीम को भूल गए? मैंने अपने हाथ घुमाए। भूला नहीं हूं, लेकिन बड़े भाई का प्यार तो जतानी ही पड़ेगा। 2.5 मिनट बाद मैं माँ होंगजुन की पीठ पर बैठा था और फ्लैन ने मुस्कुराते हुए मेरी जीत की घोषणा की। मैंने खड़े होकर अपने हाथ साफ किए। तुम्हारा फैन भाई हमेशा तुम्हारा भाई ही रहेगा, अगली बार बड़ी बातें मत करना। माँ होंगजुन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि ग्रैंड सोल मास्टर बनने के बाद वो फिर से मुकाबला करेगा। फ्लैन हमारी इस फाइटिंग स्पिरिट से खुश थे, लेकिन फिर उन्होंने हम दोनों को सजा के तौर पर 2 घंटे लगातार दौड़ने के लिए भेज दिया, वो भी प्रति किलोमीटर 3 मिनट की रफ्तार से। मैं और माँ होंगजुन चक्कर खा गए, लगा जैसे जान ही निकल जाएगी। दिन इसी तरह बीतते गए। फूलों के खेत की मदद से मेरे अभ्यास की रफ्तार सामान्य से बहुत ज्यादा थी। बाद में मैंने खेत का दायरा और बढ़ा दिया। दिन में ट्रेनिंग, रात में मेडिटेशन और वीकेंड पर सोल एरिना में कमाई। 1.5 साल बाद, जब मैं 9 साल का होने ही वाला था, मेरी सोल पावर 20वें लेवल को पार कर चुकी थी। एक शाम मैंने फ्लैंड और झाओ वूजी को ढूंढा। डीन, झाओ मास्टर, मैंने 20वां लेवल पार कर लिया है। दोनों हैरान और बेहद खुश थे। 8 साल की उम्र में ग्रैंड सोल मास्टर बनना एक बहुत बड़ी बात थी। झाओ वूजी ने हंसते हुए अपनी छाती ठोंकी। तुम्हें कौन सा सोल 20 चाहिए? मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, अभी सोल रिंग की कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी सोल रिंग न लेने से सोल पावर का बढ़ना नहीं रुकता। मैं इस 20वें लेवल की ताकत के साथ सोल एरिना में कुछ और पैसे जीतना चाहता हूं। फ्लैंड और झाओ वूजी ने एक साथ अपनी आंखें घुमाईं। इस 1 साल में मैं लगभग हर हफ्ते मुकाबले के लिए गया। मैंने करीब 100 मैच खेले, जिनमें से 69 में जीत और 35 में हार मिली। सिर्फ जीत के इनाम से ही मैंने 690 गोल्ड सोल कॉइन्स कमा लिए थे, और ऊपर से स्पिरिट हॉल का अलाउंस भी था। खर्चों और खेत के विस्तार के बाद भी मेरी जेब में 500 गोल्ड कॉइन्स बचे थे। मेरे पैसे बचाने का सिर्फ एक ही मकसद था, वेलगम, वेलगम। इस जमाने में वेलगम को सिर्फ एक साधारण टॉनिक माना जाता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। 1000 साल पुरानी वेलगम कुछ 100 गोल्ड कॉइन्स में मिल जाती है। हालांकि 10,000 साल पुरानी वेलगम का असर बहुत तेज होने के कारण लोग इसे आसानी से नहीं खरीदते। अगर मुझे 10,000 साल पुरानी वेलगम मिल जाए, तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी, जिससे मैं अपनी दूसरी सोल रिंग के रूप में 800 से 900 साल या शायद 1000 साल पुरानी रिंग को भी एब्जॉर्ब कर सकूंगा। वीकेंड पर मैं अकेले ही सोटो सिटी के 7 ट्रेजर्स चैम्बर गया। मैनेजर बहुत विनम्र था, लेकिन जब उसने 10,000 साल पुरानी वेलगम के बारे में सुना, तो उसने अपना सिर हिला दिया। सोटो सिटी कोई तटीय शहर नहीं था, और नहीं यह हेवन डोलू या स्टार लो सिटी जैसा बड़ा केंद्र था, इसलिए यहां ऐसी चीजें मिलना मुश्किल था। मैंने हार नहीं मानी और कई दुकानों के चक्कर काटे, पर नतीजा वही रहा। आखिर में मैं फिर से 7 ट्रेजर्स चैम्बर लौट आया। मैनेजर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, छोटे ग्राहक, हमारे पास 100 साल और 1000 साल पुरानी वेलगम उपलब्ध है। मैंने कहा, जितनी भी है, सब ले आओ, मैं क्वालिटी देखना चाहता हूं। मुझे काफी मात्रा में चाहिए। बड़ी डील की बात सुनकर मैनेजर और भी उत्साहित हो गया। उसने तुरंत अपने स्टोरेज टूल से वेलगम का ढेर लगा दिया। मैंने 3 पीस 100 साल वाली और 2 पीस 1000 साल वाली चुनी। कुल कीमत 200 गोल्ड कॉइन्स हुई। मैंने पेमेंट की और सामान लेकर चल दिया। दुकान के बाकी लोग मुझे अचरज से देख रहे थे। एक 9 साल से भी छोटा बच्चा, जो टॉनिक खरीदने आया था और जिसने पलक झपकते ही 200 गोल्ड कॉइन्स कैश दे दिए, और जिसके पास अपना खुद का स्टोरेज टूल भी था। वे जरूर मेरे बारे में कोई बड़ी कहानी सोच रहे होंगे, पर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। दुकान से निकलकर मैं सीधे एक ब्लैक स्मिथ, लोहार, की दुकान पर गया। लोहार ने मुझे देखते ही कहा, छोटा बाबू, क्या बनवाना है? हमारी दुकान का काम आपको जरूर पसंद आएगा। मैंने सारी वेलगम बाहर निकाली और एक गोल्ड कॉइन उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, इन सबको पिघलाकर एक में मिला दो। लोहार पहले थोड़ा झिझका, लेकिन गोल्ड कॉइन देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने सामान लिया,
सिर हिलाया और कहा, ठीक है बाबू, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे कमेंट बाजो, पिछली वीडियो में 50 कमेंट ठोक दिए, मजा ही आ गया। दिल से शुक्रिया। अब ज्यादा हवा में मत उड़ना। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट और ताबड़तोड़ लाइक आ गए ना, तो अगला पार्ट भी गर्मागर्म परोस दूंगा। चलो